युवा शक्ति की बात नहीं ये लोग सुन रहे हैं, जो पार्टियां नहीं सुन रही हैं वो बिल्कुल गड्ढे में जा ही रही हैं जी। अपनी अपनी अगर चलाएंगे, युवा शक्ति को नहीं मानेंगे तो ये जाएंगे। ये हाल कांग्रेस का है, ये हाल आपका बिहार में लालू की पार्टी का हुआ, यही मुलायम सिंह वाली पार्टी सपा का ये हुआ। तो ये लोग जब आए थे तब इनको लोगों ने सर पे बिठाया था जी। ये भी जमीन से निकले हुए लीडर आए थे तो लोगों ने कहा था कि हमारी चीजें समझेंगे, हमारे बीच से निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब वो भूल जाते हैं ना तो फिर जनता तो फिर मारती है ना जी को, उसकी उसका ताकत है, समय तक याद रहता है, बहुत लंबे समय तक, और कुछ भी बोल देना मतलब। तो हालात तो आप ये मान के चलिए कि वो एक पुरानी कहावत है ना कि पानी मांगता कहावत समझ मेरे ध्यान नहीं आ रही है। तो वो हालात अब होने वाले हैं। आज की डेट में हम सबसे युवा शक्ति वाले देश हैं, सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। अभी मिथिलेश जी, अभी आपने सुना भी, रुझान भी अब आप लगातार देख रहे हैं, अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन मिथिलेश जी, इन्होंने कहा भी और हमने देखा भी कि जहां जहां बदलाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी लगता है कि चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे फिर पश्चिम बंगाल में, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है जी। कुछ जगहों पर जो हम रुझान देख रहे हैं उसमें तो क्लियर है कि ये फैक्टर है जी। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे आप देखिए वेस्ट बंगाल और आसाम में, अगर ऐसा होता तो फिर आसाम में हमें देखने को मिलता जी। लेकिन परिणाम कुछ उलट है जी। ये अब देखिए कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी भवानीपुर से खुद पीछे हैं, शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट से आगे चल रहे हैं। अभी के जो रुझान है उसके हिसाब से भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों में करीब 3000 वोटों से लीड करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो ये अगर कुछ जगहों पर ये जरूर है, मुझे लगता है साउथ में तमिलनाडु और केरल में ये चुनाव परिणाम जरूर कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन बाकी जगह पे जैसे आसाम में हम देखें, आसाम में हेमंत विश्वकर्मा काफी मार्जिन से वोट अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर वहां भी नजर आना था। वेस्ट बंगाल की जहां तक बात करें, देखिए वेस्ट बंगाल में चुनावी रेवरी जो है ना उसका फायदा बीजेपी को जरूर नजर आ रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको कि ममता बनर्जी वहां 2010 से लेकर अभी तक मुसलमानों के पक्ष में उन्होंने जहां जहां बयान दिया उसका फायदा हुआ। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिमों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, उसका फायदा उसने लिया। 2007 में देख लीजिए, उसके नंदीग्राम में और सिंदूर में जो मामला हुआ उसका भी फायदा हुआ। सीए 2011 में सीए को लेकर ममता बनर्जी मुखर हो गई, मुसलमानों के पक्ष में चले गए। तो ये जो वोट बैंक उसका रहा है, तो 2006 से लेकर अब तक उसका वोट बैंक बना रहा। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिक्स की, रेवरी मतलब फ्री में चीजों को बांटना। अब देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल में जो स्थिति है वो लक्ष्मी योजना के तहत हर घर में चावल, दाल और पेंशन मिल रही है। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। बीजेपी ने क्या किया, ममता बनर्जी की सरकार ने जिन लोगों को 1000 रुपए देने की बात कही, वहां बीजेपी ने 1500 रुपए की बात कही है घोषणा पत्र में। लेकिन मिथिलेश जी, अब सवाल ये भी उठते हैं, असम की जब हम बात कर रहे हैं, स्पेशली असम की, तो मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे और मुझे लगता है कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सरकार बनाते, सबसे बड़ी चुनौती पवन खेड़ा के लिए हो जानी है। मैं कोट करना चाहूंगा बिस्वा शर्मा को। उन्होंने कहा था मैं इनको पेलूंगा, इनका पेड़ा बनाऊंगा। तो कहें कि अगर सरकार बनी तो पवन खेड़ा के लिए मुसीबतें वो बढ़ सकती है। पवन खेड़ा तो बात की बात है, कांग्रेस के लिए मुसीबत वहां, हाँ, ये और बड़ी सवाल है। कांग्रेस की जो देख लीजिए, हालांकि एक चीज आपको रुझानों में भी देखना पड़ेगा और जो वोट का जो प्रतिशत है उसमें देखना पड़ेगा। जो कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर वहां जो वोटिंग प्रतिशत है, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा इजाफा इस बार जरूर होगा, क्योंकि जो रूरल एरिया है कांग्रेस में वहां काम किया है। और गवई साहब तो बताएंगे कुछ देर के बाद, मुझे लगता है कि वो आएंगे सामने, कैमरे के सामने आके ये जरूर बताएंगे कि वहाँ क्या स्थिति है उनकी और कहाँ फेल्यूर हुए हैं। तो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम जो किया उसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखें अगर कांग्रेस की स्थिति कमोबेश वही स्थिति है जो जैसे पहले था। बिल्कुल। शिवम, आपके पास आना चाहूंगा, न्यूज रूम से शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, फिलहाल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी की जब हम बात करें बढ़त बनाई है पश्चिम बंगाल के अंदर भी तो असम के अंदर भी, लेकिन हम बात करें तमिलनाडु की, वहां बड़ा बदलाव हो रहा है। टीवी के नंबर 1 पर बनी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी नंबर 1 पार्टी दिख रही है टीवी के आंकड़ों के मुताबिक। शिवम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शिवम, आंकड़ों की बात करें, टीवी के नंबर 1 पर बनी हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें, बड़ा बदलाव नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल रोहित, अगर बात की जाए तो टीवी के इस समय 106 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से बात की जाए तो डीएमके वहां पर दूसरी और तीसरी पार्टी बनकर वहां पर दिख रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से थलापति का जो जन सैलाब है, जो फैन बेस है, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ इस फैन बेस का भरपूर इस्तेमाल करना एक इंसान को बखूबी आता है और वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। थलापति ने जिस तरीके से जन सैलाब किया, जनाधार को लुभाया और अपने वादों के साथ, अपने एजेंडों के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच गए, जनता के साथ रहे और अब कहीं ना कहीं उसका जो बहुमत है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जनता ने भरपूर उन्हें मत दिया और अब कहीं ना कहीं वो जो सीटों का आंकड़ा है वो 106 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले आपने नेपाल में भी देखा था कि जिस तरीके से वहां पर जेनजी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और सत्ता परिवर्तन करते हुए नजर आए थे, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय जो यहाँ पर नेता रहेगा वो अलग चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है। थलापति यहाँ पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से उभरती हुई पार्टी के साथ साथ उभरता हुआ नेता सामने देखने को मिल रहा है। 106 सीटों की बात की जाए तो 106 सीटों के साथ वे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी जो रुझान है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमिलनाडु के बात करिएगा, जो थलापति हैं वो लगातार सीटों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से क्या वो विलय करते हैं अन्य पार्टियों के साथ ही या बहुमत के साथ ही वो सरकार बनाते हैं, इस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका जो फैन बेस है उसका इस बार उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। जेनजी की अगर बात की जाए तो जेनजी के वो जो मुद्दे थे वो धरातल पर वो उठाते हुए नजर आए और जेनजी कहीं ना कहीं अपना पूर्ण बहुमत उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं और जो दिया है वोट वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 106 से ज़्यादा सीटें उनके पाले में जाते हुए नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं उनकी फैन बेस जो है वो अब पॉलिटिकल फैन बेस में बदलती हुई नजर आ रही है। रोहित, जो आंकड़े शिवम अभी तक आ रहे हैं उन आंकड़ों के मुताबिक तो हम देखें एक सत्ता परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। एंटी इनकम्बेंसी हम देखें असम, तमिलनाडु, यहां पर आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी असम में तो नहीं नजर आ रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर नजर आता है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एंटी कंपेंसिंग हुई है और जिस तरीके से वहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मतदान हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर किए गए हैं, क्योंकि सत्ता को कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उससे कहीं ना कहीं जनता जो थी वो परेशान होती हुई नजर आई और अब कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की जो बात हम कर रहे थे वो बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप पश्चिम बंगाल की अगर बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 150 से ज्यादा सीटें उनके खाते में आते हुए नजर आ रही हैं और अभी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ही अपनी सीट से कभी आगे चल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी कभी आगे चल रहे हैं। तो ये जो खींचतान है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे में एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखता है कि इस बार क्या जो 10 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी वो ढहती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और गौर करने वाली चीज़ है कि जिस तरीके से तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में एक नई पार्टी बनती है, उभरती है और सत्ता में आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा माना जा रहा है। अभी हालिया रुझानों में टीवी के जो है वो आगे बढ़ी हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए 1% ऐसा होता है कि वो मेजोरिटी से नीचे आ जाए या कहे कि परिणाम चेंज हो जाए, तो फिर भी हम कहें कि वो कहीं ना कहीं तो रहेगी और सरकार लाने में उनका बड़ा योगदान रहेगा। अगर वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं तो हालांकि रुझान पक्ष में, लेकिन अगर 1% नहीं हो तो बड़ा योगदान उनका फिर भी रहेगा। देखिए, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो सीटों में, जैसा कि आपने कहा कि अगर थोड़ी भी घटती हुई नजर आती है सीटें, तो कहीं ना कहीं वे विलय के साथ सरकार बनाने में भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो सीटों का आंकड़ा है वो 107 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर दूसरी अगर बात की जाए तो डीएमके के पास 45 सीटें हैं और एमडीएमके के पास 81 सीटें का ये जो बढ़त देखने को मिल रहा है, वो किसी भी पार्टी से अगर विलय करता है तो साफ तौर पर सरकार बनाते हुए नजर आएगी और पहली बार में ही सरकार बनाना ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक माना जा रहा है। और अगर किसी भी पार्टी से, जिस तरीके से मैंने बताया कि डीएमके के साथ भी अगर वो विलय करते हैं, क्योंकि उनके पास 45 सीटें आ चुकी हैं और अगर लास्टली अगर ये गिरते भी हैं तो 10 सीटों पर भी अगर गिरते हैं तो 100 सीटें इनके पास रहने वाली हैं और इन 100 सीटों के बाद दम पर भी वो सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। और अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो लगातार लगे हुए हैं, रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं और 2 से 2:30-3 बजे तक के बाद जो आंकड़े हैं वो साफ हो जाएंगे कि आखिरकार तमिलनाडु में किसकी सरकार बन रही है, डीएमके कितने दमखम के साथ आगे बढ़ी है, टीएमके कितने आगे बढ़ी है। इन तमाम जो बातें हैं वो साफ होते हुए नजर आएंगी।
जी शिवम, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा दे आप सभी को। इलेक्शन अपडेट आपको दे दे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी 4336 वोटों से आगे बढ़े हैं। तो बता दें आपको, वी वैतिलिंगम के खिलाफ मुकाबला है और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री फिलहाल 4336 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वी वैतिलिंगम के खिलाफ यह मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल नतीजे उनके पक्ष में है, तो लगभग 4500 वोट से आगे चल रहे हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। तो एक किस्म यहां पर देखी जाए तो एक तरीका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर रहा और फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, वी वैतिलिंगम को यहां पर पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाबला बड़ा स्ट्रांग है एन रंगास्वामी के बीच यहां पर, लेकिन आपको देखें तो आंकड़े फिलहाल उन्हीं के पक्ष में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी लगातार 4500 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और अभी रुझान शुरुआती रुझान है, 12-13 राउंड के जो ये रुझान है जब समाप्त होंगे तो रिजल्ट्स जो है वो फाइनलाइज होंगे और अब कुछ ही देर में जो हम कहें कि ईवीएम के जो स्पष्ट आंकड़े हैं वो भी अभी समझ में आने तय हो जाने हैं। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार अपडेट पहुंचा। तो अब चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर हमारे अतिथिगण हमारे साथ जुड़ चुके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए अमिताभ कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ टीवी इंडिया पर। पहला सवाल मैं करना चाहूंगा डॉक्टर रोहित सक्सेना आप ही से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो असम की बात करें, पश्चिम बंगाल में लहर दिख रही है। हालांकि आंकड़े अभी चेंज हो सकते हैं। क्या लगता है नतीजे आप ही के पक्ष में आने हैं और इन तमाम 5 राज्यों के अंदर आपको कितना बड़ा बदलाव लगता है? हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, इस बात से मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं कि अभी आंकड़े बढ़ेंगे, बदलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो 160, 70, 65 सीटें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो 180 प्लस जाने वाली हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आंकड़े बदलेंगे। जो असम में 90, 95 आप दिखा रहे हैं वो 100 प्लस जाएंगी, इसमें आंकड़े बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे अच्छी बात इस चुनाव में क्या हुई, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से कोई पार्टी की जीत हार को अगर हम दरकिनारे कर दें तो आप ये समझ लीजिए पूर्व से लेकर के दक्षिण तक इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया, खत्म हो गई है। कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए, मतलब आप दक्षिण से उठा करके यहां पूरब तक चले जाएगी, क्योंकि जनता को यह समझ में आ गया था कि ये चुनावी फायदे के लिए साथ होते हैं और सत्ता के लिए खिलाफ होते हैं, और इस जनता को समझने में टाइम नहीं लगेगा। हम चुनाव लड़ रहे थे घुसपैठियों के खिलाफ, ममता के गुंडा राज के खिलाफ, वहां लोगों को एक नई सुबह देने के लिए ये लड़ रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खा ली उसके खिलाफ, अब अनुराग ठाकुर जी ने क्या खाया नहीं खाया उसके खिलाफ। जनता के मुद्दे भी कहीं थे नहीं। देखिए, बात मैं मजाकिया लहजे में कह रहा हूं, लेकिन ये जनता के मुद्दे पे नहीं थे। हमारे पास जनता के मुद्दे थे जिसको लोगों ने स्वीकार किया। हम लोकल कनेक्ट बना रहे थे, ये चुनाव आयोग को गरिया रहे थे, SIR को गरिया रहे थे, ठीक है ना। और मतलब देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं आपके ही चैनल पे बैठा था। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आज आपके चैनल पे आके बैठना था, वहां नहीं आ पाया। मैं अस्वस्थ होने के कारण आप देख सकते हैं आज घर से निकला भी नहीं। तो 3 दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। इन लोगों के साथ समस्या क्या, मैं कुछ दिन पहले आपके चैनल पे बैठा था और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में 170 प्लस सीटें आएंगी। 80 हो जाएंगी तो कोई वो नहीं है, उससे भी बढ़ जाएंगे तो कोई वो नहीं, लेकिन उससे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। लेकिन रोहित सक्सेना जी, आपने लोकसभा चुनाव के अंदर आंकड़ा दिया था 400 पार, वो भी पूरा नहीं हुआ इस तरह। तो नहीं, मैं देखिए, मैंने अभी आपसे कहा मैं अपनी डिबेट में बैठा था। अच्छा, वो उसमें भी देखिए, वो भी बड़े मजेदार आपने बात कही। अब इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, मजा आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 400 पार जाएंगे जी। अब क्या बुद्धिमत्ता का परिचय दिया जाए इन विपक्षियों का, इनमें से कोई नहीं कह रहा था हम सत्ता में आएंगे, सब ये कहते नहीं 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 400 तो नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए। ये इनकी तो बौद्धिक दक्षता है।
किसी ने ये नहीं कहा नहीं सत्ता में हम आएंगे, हम लेकर के आएंगे, बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं, सब ये कह रहे थे नहीं कुछ भी हो जाए 400 नहीं आएंगे, ये समझ लीजिए। तो ये क्षमता है राजनीति में। और देखिए राजनीति में एक चीज को बहुत स्पष्ट मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय बड़ा होना चाहिए और किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है रोहित जी, वापस आऊंगा आपके पास। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। बोलिए। जब आप जहां जीत रहे होते हैं तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत है और ये हुआ, जनता ने जवाब दे दिया। हारे तो इसको स्वीकार करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं हारती है तो इसको स्वीकार करती है। लेकिन मैं अभी कई चैनलों पर देख रहा था, सब लोग लग रहे थे कि नहीं वो चुनाव आयोग ने जिता दिया, इन्हें जिता दिया। और मैं तो कहूंगा अगर इस बौद्धिक क्षमता से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आजीवन लड़ते रहें, इसी तरह आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर जी आपके पास आऊंगा। अभी आपने सुना डॉक्टर रोहित सक्सेना जी भी कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठने चाहिए। जब हम ईवीएम की बात करते हैं कि आप जीतते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लड़े इस मुद्दे पर कि 400 पार नहीं जाएगा, लेकिन लड़े इसलिए नहीं कि आपकी सरकार बनी, किसी ने नहीं कहा। और इसी तरह हमने जब देखा पश्चिम बंगाल में टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी की है, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? देखिए मैं साथी प्रवक्ता भाजपा के उनको सुन रहा था जी। 12 साल में जो आत्ममुग्धता उन्होंने दिखाई है जी, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। 12 साल की सत्ता में इन्होंने विपक्ष के लिए सुबह सुबह एक जीत से अहंकार के ग्रस्त होके दूसरी पार्टियों के अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे देश पर 60 साल तक राज किया, उसने इनके अगुआ, इनके पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी को कितना सम्मान दिया। ये अंतर है चरित्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जहां तक आपने वेस्ट बंगाल की बात की, निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल का जो चुनाव परिणाम है वो हमारी जो सोच थी कि हम इतनी सीटों पर आएंगे, हम उससे काफी पिछड़ रहे हैं। मतलब निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बार फिर चिंता का विषय है। वेस्ट बंगाल जहां पर करीब 28 सालों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसके बाद वहां पर लेफ्ट की सरकार रही करीब 34 साल, 15 साल ममता बनर्जी जी रही। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय की तरफ बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चिंता का विषय उनके लिए है जिन्होंने अहंकार में डूबकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एंट्री दी थी। अगर ममता बनर्जी जी कांग्रेस पार्टी के साथ लेकिन उमाशंकर जी, तमिलनाडु की जब हम बात करें वहां भी आपका गठबंधन हारता हुआ नजर आ रहा है, तो केरलम की जब हम बात करते हैं वहां नतीजे अब आप देख सकते हैं। तो असम एक ऐसा राज्य जहां पर पहले आपके नेता थे आज, लेकिन आज बीजेपी के बड़े नेता है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्हीं की सरकार बनती नजर आ रही। तो वहां पर क्या कमजोरी रह गई, वहां क्या रह गई? रोहित जी वापस आऊंगा आपके पास जवाब लेकर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक बात तो है, राजनीति में महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वो इस समय चरम पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो या वेस्ट बंगाल की बात कर ले, स्वयं ममता बनर्जी जी हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। असल में आप उठा के देखेंगे तो कम से कम आसाम है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भाजपा कहाँ है? भाजपा तो है ही नहीं है। ये तो कांग्रेस के रिबिलियन से, कांग्रेस से विद्रोह करके निकले हुए लोग ही टीएमसी हैं। वही लोग जो है क्या कहते हैं वहां वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है। असम में पूरी की पूरी सरकार उठा के देख लीजिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा या उनकी पूरी जो टीम है वो सब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के निकले हुए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अलग अलग पार्टियों से अपने नेता आउटसोर्स करके बुलाती है। ये शुभेंदु अधिकारी कौन है? कभी वो टीएमसी के ममता जी के राइट हैंड थे और ममता जी कभी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस विंग की राष्ट्रीय सचिव थी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। ये करती क्या है कि छल से, कपट से एफआईआर करके तमाम कुचक रचती है और उसके बाद लोगों को अपनी पार्टी में आने को मजबूर करती है। कांग्रेस की बी टीम कहेंगे बीजेपी को, इसका मतलब ये आपके दर्शक तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मुझे बता दीजिए वेस्ट बंगाल में जो भाजपा के काडर का लड़ रहा हो,
आसाम में जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, पीयूष हजारिका हो, तमाम जवाब देंगे, फिर मुझे अमिताभ जी के पास में जाना है। रोहित सक्सेना जी भाजपा कहां लड़ी है मुझे बता दें। छोटा जवाब देंगे, रोहित सक्सेना जी जवाब देंगे, फिर अमिताभ जी के पास भी चलेंगे। देखिए, बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही। बस यही कांग्रेस के जो है, मुझे लगता है आज राजनीतिक बौद्धिक क्षमता की कमी, जो मैं बार बार कर रहा हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार। ये लोग आधा अधूरा लपकते हैं और फिर बमकते हैं, और उसके बाद इनकी बौद्धिक क्षमता। अच्छा, इनसे मुझे इसलिए गुरेज नहीं है क्योंकि भाई इनका ऊपर वाला नेता ऐसे ही बैठा है, आधी बात लेता है, कुछ भी बोलता है, फिर पता चलता है पूरे देश में मजाक उड़ रहा है। दूसरा, इन्होंने एक बात कही कि आत्ममुग्ध होकर के, महोदय आप कम से कम थोड़ा सा एक गंभीरता लाइए। आत्ममुग्धता और आत्मविश्वास में अंतर क्या होता है ये समझिए। आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम कह रहे हैं हम वहां जीतेंगे और जीत के आएंगे, और जीत रहे हैं, जनता जिता रही है। आत्ममुग्धता इसे कहते हैं कि आप 99 सीटें लोकसभा में लेकर के आए और इस बात पे खुश हैं कि नहीं, बीजेपी 400 सीटें नहीं पा पाई। ये आत्ममुग्धता होती है। ये राजनीतिक आपकी छोटी नहीं, ये छोटी सोच हो गई है। आज देखिए, मैं कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही, बहुत देश में लंबे हिस्से तक उन्होंने राज किया, बहुत लंबा समय राज किया। आज इनके यहां चिंतन मंथन करने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब चाटुकार हो गए एक परिवार के। जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि हमारा निर्णय हाईकमान लेगा, तो इन लोगों की हम क्या ही बात करें, इनका क्या ही अस्तित्व होगा। ठीक है सक्सेना जी, वापस आऊंगा आपके पास। अमिताभ जी, आंकड़े जो आ रहे हैं, आऊंगा मैं। उमाशंकर जी माफी चाहूंगा क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया इन्होंने किए, मुझे जवाब देना मैं आप जवाब दीजिएगा। अमिताभ जी इंतजार करें, एक बार मैं उनसे जवाब ले लूं, फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जी, एग्जिट पोल ने जो कहा अब आंकड़ों में भी नजर आने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो हमें चेंजेस साफ नजर आ रहे हैं। अब हम तमिलनाडु की बात करें, टीवी के बड़ी पार्टी नजर आ रही है, नंबर 1 पार्टी नजर आ रही है। क्या लगता है ये परिवर्तन होगा? तमिलनाडु की बात करें, केरलम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। ये बात आपकी सही है। तमिलनाडु जो है बहुत ही आश्चर्यजनक जो है रुझान दिखा रहा है जी, और जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है टीवी के। वहां पे इसमें दो राय नहीं है कि हमेशा फिल्मी सितारों का बहुत ही तगड़ा प्रभाव रहा है। लगातार शुरू से हमने देखा है किस तरीके से फिल्मी सितारे वहां पे राज करते हैं। हीरो वर्शिप होती रही अमिताभ जी वहां। जी, हीरो वर्शिप हमेशा वहां पर देखने को मिले है साउथ इंडिया के अंदर। गजब गजब है, और ये तो एकदम कमाल जिसको कहते हैं ना, कमाल हो गया कि इतना बढ़िया जो है इनको मार्जिन मिल रही है। ये बहुत कमाल की बात है। हालांकि अगर ये नहीं होती तो AIADMK मुझे लगता है बाजी मार ले जाती। जिस ढंग से AIADMK जो है अब उभरी है, अब आगे आई है, तो TVK की वजह से AIADMK जो है वो पीछे हो गई है। तो ये कमाल का है, और मुझे आश्चर्य है कि जो वहाँ स्थानीय स्तर पे जो लोग सर्वेक्षण कर रहे थे और चीजों को देख रहे थे, वो भी इस परिवर्तन को, इस चेंज को, इस रुझान को भांप नहीं पाए थे। जबकि होना ये चाहिए कि उस पर कुछ तो आना चाहिए था। साउथ पे बहुत ज्यादा हमारी निगाह तो नहीं थी। पश्चिम बंगाल जैसे, पश्चिम बंगाल काफी जो अनुमान थे लगभग उसके करीब जा रहा है। एक दो सर्वेक्षण कंपनियों ने भले गलतियां की, लेकिन ये काफी करीब जा रहा है। और रुझान, देखिए सर्वेक्षण जो होता है वो तो सामान्य सर्वेक्षण ही होता है, अनुमान ही होता है, उसमें गलतियां होना बहुत नेचुरल है। गलतियां होंगी क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता है। दूसरी बात, कई बार जिन बच्चों को आप भेज रहे होते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, तो आपका जो बातचीत का जो अनुपात होता है वो कम होता है। कई बार वो ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ किसी एक पक्ष का ही काफी प्रभाव है, तो उस इलाके का उनको रिपोर्ट उनको गलत निकल के चली आती है। तो ये बहुत संभव है। करोड़ों लोग, लाखों लोग जहाँ पे मतदाता हैं, उनमें से कुछ हजार या कुछ 100 से बातचीत करके आप एग्जैक्ट परिणाम दे देंगे। अच्छा अमिताभ जी, जरूरी नहीं है। मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन प्रशांत भूषण आप जानते होंगे, उन्होंने एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि इस बार तो एग्जिट पोल वाकई में हुए ही नहीं है, और एग्जिट पोल होते तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हारा हुआ कैसे दिखा सकते थे। तो और लेकिन आंकड़े तो फिलहाल विपरीत आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत भूषण वगैरह लोग बहुत एक पक्षीय व्यक्ति हैं जो एकदम ही बटा हुआ है। देखिए, कुछ हद तक आपको निरपेक्ष होना पड़ता है जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं।
कांग्रेस के भी लोग हो या पॉलिटिकल पार्टी के भी जो लोग होते हैं वो जमीनी स्थिति को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो नेता है जो जनता के बीच में खेल रहा है, जनता के रुझानों को देख रहा है, जनता को अपनी बातों से बरगला रहा है या समझा रहा है, वो रुझानों को बहुत अच्छे से महसूस करता है। इलेक्शन के मतगणना के पूर्व तक उसकी मजबूरी होती है कि वो अपने पार्टी के पक्ष में बोले, ठीक है। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनको या पत्रकार हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात में निरपेक्ष होना चाहिए। अगर सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो अच्छा भी बोले, बुरा दिख रहा है, खराब दिख रहा है तो वो भी बोले, उनको वहां पर निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत से पत्रकार वो ना पैरोकार की तरह काम करने लगते हैं। वो अपने पसंद के हिसाब से चीजों को जब आप तय करेंगे, अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो गड़बड़ होगी। जनता के मिजाज को, मीटर को, पैमानों को अगर सही ढंग से आप देखेंगे और जो वहां पे दिख रहा है वो बोलेंगे तो अंतर तो बदलाव वो नजर आएगा। ठीक है अमिताभ जी, वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी जवाब भी देना चाहते हैं। और उमाशंकर जी मुझे बताइएगा ये भी कि अगर आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में या 4 राज्यों में या 1 राज्य में भी जीतती है तो क्या वो अपने कैडर की वजह से जीतेगी, मेहनत की वजह से जीतेगी या फिर ईवीएम की वजह से जीतेगी? जो कि मुझे पता है कि अंत में जवाब यही होना है कि ईवीएम हैक था, सेंट्रल फोर्सेस थी। तो क्या यही होना है या फिर कुछ और कारण आपको लगते हैं कि अगर वो जीतती है, नहीं जीतती है, कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का क्या रहेगा? देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, मुझे लगता है आपके दर्शक और भाजपा के साथी को भी पता होगा कि ईवीएम पर जब पहले दूसरी बार चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, बड़े नेता थे, जीएल नरसिम्हा। उन्होंने ईवीएम के खिलाफ बाकायदे एक किताब लिखी थी कि कैसे ये ईवीएम वोट चोरी करता है, और उसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। भाजपा के साथी को नहीं याद होगा, नए लेकिन उमाशंकर जी आप लोग तो गए नहीं बंगाल के होंगे तो आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे इतने समय से, सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हट जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र और संविधान में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, उनसे हम अपनी अपील कर सकते हैं, उनसे हम लड़ेंगे और उनसे हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने एसआईआर और वोट चोरी के तमाम तथ्य मीडिया के सामने रखे। मीडिया की भी लोकतंत्र में जिम्मेदारी है कि वो उन तथ्यों की जांच करे, और मुझे खुशी है कि नोएडा के तमाम गोदी मीडिया वाले चैनलों ने तो नहीं दिखाया, लेकिन कुछ चैनलों ने और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने उन तथ्यों की ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया और उन्होंने उसको सही पाया। जैसे हरियाणा के पलवल में भी जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे वो सही साबित हुए। नहीं उमाशंकर जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। पलवल के परिवार ने दिखाया भी कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, हमने वोट किया, तो ये भी गलत होगा। लोगों ने वेरीफाई भी किया है। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, उमाशंकर जी, सवाल ये है, आप एक मिनट रुकिए, एक सवाल सुन लीजिए फिर इसका जवाब दीजिए। नहीं, आप सुनिए पहले। हाँ, बताएं। आप एक न्यूज नहीं फैला सकते। नहीं, मैं फैला नहीं रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है और मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं। सुनिए, उस घर में 6 वोटर थे जो उस घर में रहते थे। वोटर कितने बने हुए थे उस घर पे? जी आप बताइए। लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे। हाँ, आप बताइए ना, आपसे पूछ। नहीं, आप दावा कर रहे हैं, मैं तो आपसे सवाल नहीं, मैं दावा कर रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं। नहीं, आप दावा कर रहे हैं। केवल 6 सदस्य थे। सुनिए जी, 6 सदस्य थे और कितने वोट बने थे उस घर पे? बताए आप बताइए। तो आप लोगों ने तो क्रॉस किया कि वो 100 के पार बड़ा परिवार राहुल गांधी जी का कितना दावा था? सुनिए, आप लोगों ने 100 के पार बड़ा पहुंचा दिया। लेकिन उमाशंकर जी, सवाल यहां नहीं रुका। अब आप सवाल सुन लीजिए, मैंने आप सुनी, अब आपको सवाल सुनना है। सवाल ये है, नहीं, सवाल आप सुन लीजिए, पहले इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं सवाल सुन लीजिए, इसका जवाब भी दूंगा। सवाल मेरा ये है, आप मेरा सवाल सुनिए, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि क्या, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि उन्होंने 100 से ऊपर का एक परिवार बता दिया, लेकिन वो लोग स्पष्ट रूप से सामने आए। इसका जवाब रोहित सक्सेना जी दे देंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस महज होगी? आपने इतने इलेक्शंस पीछे गवा दिए, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? कहने से और करने में भी अंतर होता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुनिए, पहली बात तो अब आप फैक्ट आप नहीं चेक करोगे। नहीं, फैक्ट मैं चेक करने की बात नहीं है, लेकिन जो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने, सुनिए, आप ऐसे बोल के करेंगे तो फिर आप ही डिबेट कर लो
नहीं, मैं सुन रहा हूं, आपकी भी सुन रहा हूं, इस तरह नहीं चलता। ये जो फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो जी, ये ठीक बात कांग्रेस नहीं। आपने राहुल गांधी जी के एक तथ्यपरक बात को, जिसको तमाम मीडिया के लोगों ने ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक किया और देश के सामने दिखाया कि राहुल गांधी जी सही थे। अब आप उसको जो है अपने ही डिबेट में आप उससे भाग रहे हो, आप उसको झूठा कह रहे हो। चलिए, मैं अगर उससे भाग रहा हूं तो डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, ठीक है, मान लिया। अब आप कहते हैं तो इसको 1% मानना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं। किसने बने थे? राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाए थे ये आपके दर्शक चेक कर लेंगे। अब दूसरी बात पर आते। ठीक है, आपका दूसरा सवाल था, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल के चुनाव को पूरे देश में एक मॉडल के रूप में समझिए कि आने वाले समय में इस देश में होने क्या जा रहा है। अगर ये मॉडल चलता रहा कि पहले SIR, डिलिमिटेशन, तमाम तरीके से लोगों के नाम काटे जाएंगे। लगभग 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। मालदा में तमाम लोगों ने जाके अपील किया। आप जिस कोर्ट की बात कर रहे हो, कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में लोग अपनी बात रखेंगे और उनके नाम डाले जाएंगे जो जेन्युइन पाए जाएंगे। लेकिन ट्रिब्यूनल बना नहीं, लोगों की सुनवाई हुई नहीं, लाखों लोग अपने संवैधानिक मताधिकार के अधिकार से वंचित रह गए, वोट नहीं डाल पाए। ये लोकतंत्र और संविधान की खुल्लम खुल्ला हत्या थी। और उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम तरीके से आर्मी, तमाम सिंघम डिंघम सारे लोग वेस्ट बंगाल में उतार दिए गए। तमाम जो नोएडा के चैनल हैं वो भी झालमुड़ी करते रहे। ये जो एक मॉडल बनाया गया है चुनाव जीतने का, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लागू करेगी। और फिर आप वोटिंग के दिन आप ऐसे ही कहते रहेंगे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आ गई। अगर इस पैटर्न पर चुनाव होगा तो आगे जो साउथ में अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां भी वो दिखाई देगी। केरल में भारतीय जनता पार्टी, देखिए उमाशंकर जी, मैंने आपको समय दिया बोलने का, लेकिन आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जरूरी नहीं है। ठीक है उमाशंकर जी, जबकि उनका खाता नहीं खुल रहा है केरला और तमिलनाडु में। ये जो एक तरफा आप बैठ के कुछ भी बोलने लगते हैं चैनलों पे, ये स्थिति है कि आज हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ की लोकप्रियता धराशायी है। पहले लेकिन जिन राज्यों में, जिन देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वो कांग्रेस उसको दरकिनार कर सकती है? आप नहीं थे, अमिताभ जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूंगा। उमाशंकर जी सुन लीजिए, मैंने इतना आपको सुना, अब आपको सुनना होगा। अब आप अपने हिसाब से ना बोलिए, मैंने आपको इतना सुना, अब आप भी सुन लीजिए। आपने जो फैक्ट्स दिए हैं, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैक्ट्स दिए, आपने कहा कि यूट्यूबर्स जो है वो वहां पर गए, फैक्ट चेक उन्होंने किया, हमने भी वो वीडियोस देखे हैं। उन परिवारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इतने जन हमारे घर में है, आप उस पर क्रॉस चेक करना चाहे तो वो आपकी बात है। लेकिन 22 राज्यों में जो चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार बनाया, एनडीए अलायंस है, आपके भी जिन राज्यों में सरकार है, आपकी भी जहां सरकार है, वहां भी ईवीएम से वोट हुआ होगा, वहां भी आप जीते होंगे, वहां या फिर आपको छूट दी गई है कि आप सरकार चुन लीजिए, वहां पर भी कुछ होगा। एक बाइट सुना रहे, हम लोग चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, हमने कहा था। लेकिन वहां पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहां पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहां अपनी बेगूसराय जहां 1000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे, वहां पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी, हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर इसका मतलब है कि 1000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहां पे। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वापस आना चाहूंगा अमिताभ जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ जी, उमाशंकर जी, अब आप सुन लीजिए, अमिताभ जी के पास भी जाना है, अब तमाम पैनलिस्ट है, फिर आपसे जवाब लूंगा मैं आपसे। अमिताभ जी,
प्रधानमंत्री पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनके खिलाफ बोला जाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं, मैं कुछ शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपके दर्शक समझ जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, नाली गैस, शिला, क्लाउड राडार, बीबी, आपके दर्शक समझ गए कि किसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, किसके पारिवारिक चरित्र कितना गिरे हुए हैं, देश का नाम किसने कितना नीचे गिराया है, आपके दर्शक समझ गए। ठीक है, तो उमाशंकर जी देखिए, उमाशंकर जी अभी मैंने आपको ना रोका, मैंने बीबी कहा, ठीक है, समझ गए, सुनिए उमाशंकर जी, अभी ना मैंने आपको रोका ना आपके वर्ड्स को सेंसर किया। उमाशंकर जी सुन लीजिए, अब आपने बोला ना आपको रोका गया ना आपके वर्ड्स को सेंसर किया गया, इसके बाद आप इंटरप्ट ना कीजिएगा। अमिताभ जी, लोग समझ गए। अमिताभ जी, ये भयानक तनाशाह लोग हैं असल में, ये दूसरे को बोलने नहीं दे सकते। अमिताभ जी, परिवार की पार्टी है ये, और ये समझते हैं कि इनकी बपौती है, पूरा भारत जो है वो इनकी बपौती है। सबसे ज्यादा राज किया इन्होंने और सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया इन्होंने सारे सरकारी संस्थानों का और प्रक्रियाओं का। आप अगर कुछ SIR हो रहा है, SIR इनके समय में लगातार होता रहा है, 8 से ज्यादा बार हो चुके हैं SIR। उस वक्त तो कुछ बात नहीं होती थी। EVM से शिकायत इनकी रही, जब भी चुनाव आयोग ने बुलाया कि आइए यहाँ बैठ करके EVM सही है गलत है साबित कीजिए आप, ये कुछ नहीं कर पाए। अब ये चुनाव लड़ने की बजाय, अमिताभ जी रोकना चाहूंगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी समर्थकों की तस्वीर आ रही है जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें 5 राज्यों के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, उसी के साथ साथ तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल जीत का जश्न जो है वो मनाते हुए नजर आए, हालांकि अभी नतीजे आने बाकी है। उससे पहले ही ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। चलिए, अब जश्न का माहौल तो पूरे देश में है, तमाम राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। उमाशंकर जी अब आप सुन लीजिए, पैनल है, समय सबको दिया जाता है। उमाशंकर जी जब आप बोलेंगे तो हमें सुनना है और दूसरे को भी बोलने देना है, तो मैं समय सबको दूंगा, आपको भी समय दोबारा दूंगा, वापस आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, अमिताभ जी दलाली की है, चुनाव निर्वाचन बात करने की तमीज है इस बेशरम को, कैसे बात करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, अब आप देख सकते हैं जहां पर डीएम के ऑफिस में, अब आप देख सकते हैं जहां जश्न मनाने की कोशिश है। और यहां पर देख सकते हैं तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद है, अपने अपने नेताओं के साथ जश्न मना रहे हैं। लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी, उससे पहले ही जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी दफ्तरों में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। हालांकि शाम तक नतीजे स्पष्ट होने हैं, उससे पहले ही तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। तो कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं जहां पर जश्न मनाने की तैयारियां जो है वो चल रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। अब आपको बता दें कि यहां पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता एक साथ जुटे हुए हैं और जश्न की तैयारियां यहां पर चल रही है। नतीजे शाम तक क्लियर होंगे, उससे पहले ही पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए जश्न का माहौल बना हुआ है। चलिए वापस पैनल की तरफ चलेंगे। अमिताभ जी, अब जश्न का माहौल तो बन रहा है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं, तमाम दफ्तरों में ये सब चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहां बदलाव की राह देखे तमिलनाडु में टीवी के पार्टी उभर रही है, तो ये कहें कि परिवर्तन ऐसा आया, जेनजी ऑडियंस कहे, न्यू एज ऑडियंस कहे या वोटर्स कहे, वो उभर कर सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं जिस ढंग का जबरदस्त समर्थन मिला, केवल न्यू एज नहीं है, वहाँ की परंपरा रही है। जो फिल्मी हीरो हीरोइन रहते हैं उनको ये लोग बहुत पसंद करते हैं और अक्सर वो वहाँ पे राज करते हैं, तो उस लिहाज से विजय को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, जैसा कि
क्योंकि हम थोड़े डिपेंडेंट है वहाँ के लोकल स्थानीय रिपोर्टिंग के ऊपर, जैसा बताया जा रहा था, तो उसमें ये उम्मीद थी कि 5-10 सीट या 5-10% पे अभी टिकेंगे, क्योंकि जो रैलियां हैं वो तय नहीं करती हैं कि वो वोट में तब्दील हो जाएंगी। जी आऊंगा, सक्सेना जी आऊंगा। इसलिए आपने देखा कि सर्वेक्षण वगैरह भी जो है यहाँ पे लगभग फेल हो गए हैं, कोई सर्वेक्षण काम नहीं आया। डीएमके को माना जा रहा था कि डीएमके दोबारा सरकार बना लेगी, लेकिन वो बहुत तीसरे नंबर पे जाती हुई नजर आ रही है हमें। दूसरे नंबर पे एआईएडीएमके है। इसका मतलब ये है कि अगर टीवीके नहीं आई होती, विजय नहीं आए होते, तो एआईएडीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनने की पूरी गुंजाइश थी। पश्चिम बंगाल मुझे लग रहा है कि 100 के नीचे सिमटने जा रही है अब वहां पे टीएमसी, वहां पे जो हालात हैं, और 180 तो करीब करीब कम से कम मिलना ही है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसका लगभग सभी सर्वेक्षणों ने इसका सही जो है वो अनुमान लगाया था। ठीक है, तो वो अनुमान से नतीजे परिणाम जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे। डॉक्टर रोहित सक्सेना, विजय मिছিল জন্য আবার ডিএমদেরকে বললাম বিজয় মিছিল আজকে না অ্যালাউ করার জন্য, কাল থেকে অ্যালাউ করার জন্য, যেটা অ্যালাউ করবেন নি ওটা থানা থেকে পারমিশন নিয়ে। আর বাকি তো সব ডিএম দেখছেন কি পরিস্থিতি আছে नहीं আছে, কোনো ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার এখান থেকে যায়নি, या ইসিআই থেকে কোনো ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার যায়নি। এটা বলা হয়েছে কি আপনি আজকে যদি না হবে তো ভালো হবে, কিন্তু আজকে দিতে भी হবে তো আপনাকে আগাম পারমিশন নিতে হবে এসডিও থেকে, ওসি থেকে, তারপরে করবেন কত লোক যাবেন, কোন রুট যাবেন नहीं যাবেন। तो जश्न की तैयारियां है। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। सक्सेना जी, पार्टी दफ्तरों में तैयारियां शुरू हो गई है। जब केरल में हमने देखा तो वहां कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ हमने देखा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर जश्न की तैयारियां देखने को मिल रही है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, जैसा बिहार इलेक्शन के टाइम पर हुआ। लेकिन सवाल आपसे यह है कि क्या जहां परिणाम आपके पक्ष में है वहीं पर यह जश्न का माहौल है, या कि केरल में अगर हम देखें तो यहां पर, और तमिलनाडु में अगर हम देखें यहां पर जो फैसला जो हो रहा है वो आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है? मैं क्षमा चाहूंगा, आपका शुभ नाम मुझे नहीं पता है महोदय जी, तो अगर आप बता मुझे अपना नाम बता दे तो मेरा नाम रोहित है। अच्छा, हम दोनों नामा राशि हैं, मतलब कुल मिला के। रोहित भाई देखिए, अभी इन सब चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा मैं आहत हूं। अभी एक व्यक्ति बैठ करके, हमारे बुजुर्ग पत्रकार महोदय बैठे हैं, उनको दलाल, बुढ़ा, जाने क्या क्या बोला। ये आपका दायित्व है। आप शायद मुझसे परिचित नहीं है, मैं 2 दशक से ज्यादा मीडिया में रहा हूं, इसके कई चैनल्स का सीईओ, ग्रुप सीईओ रहा हूं, सरकार की मीडिया काउंसिल का सलाहकार रहा हूं। ये आपका दायित्व है, जब भी कोई अपशब्द बोलने जाए आप इंटरवेन करें। और मैं नहीं देख रहा था कि आप उसको जरा भी बोल रहे हैं। उसने क्या क्या शब्द नहीं बोले। सक्सेना जी देखिए, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। सक्सेना जी, क्या होता है, कई बार क्या होता है एज अ गेस्ट, जब कोई व्यक्ति कुछ बोले और हम उसको इंटरप्ट करें तो उसको लगता है कि हम दूसरे का पक्षपात कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपको मैं रोकता तो वो उनको लगता है मैं बीजेपी का पक्षपात कर रहा हूं। लेकिन अमिताभ जी, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, मैं अपना विरोध, रोहित भाई जी, मैं अपना विरोध संसदीय भाषा में सही तरीके से आप पर दूं तो ये एक सही तरीका है जी। मैं संसदीय भाषा में सही तरीके से, लहजे में रह के, अनुशासन में रह के आपका। अच्छा सक्सेना जी, मैं एक बार वो क्लियर भी कर देता हूं, जो पलवल वाला इंसिडेंट उन्होंने कहा, एक्चुअली नहीं मुझे पता है, मैं बता रहा हूं, मुझे आप, मैं और इसमें बारीकी से आपको बता देता हूं, मैं बारीकी से बता देता हूं, मैं वहीं से आता हूं, मेरा वो क्षेत्र है, मैं वहीं से आता हूं, मुझे रियलिटी पता है। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रियलिटी बोलो और उनके पक्ष में ना हो तो उनको चुभन होनी है, फिर उनके हिसाब से जो वो बोले वो सही है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं रोहित भाई, ये मूर्ख हैं। आप मेरी इस बात से सहमत अब हो जाएंगे। क्यों? आपने पलवल का उदाहरण दिया कि एक घर थे जहां ज्यादा वोट थे और वहां पे ऐसा हो गया, और वो ठीक है कि ज्यादा हो गया, गलत मतलब वोट दर्ज हो गए। मामला कब का है? ये इलेक्शंस का, विधानसभा चुनाव का, हरियाणा विधानसभा चुनाव का। ठीक है ना जी। जब पार्टी आज कह रही है, जब सरकार आज कह रही है कि हम एफआईआर करा के इस अशुद्धि को सही करेंगे, तो मूर्खाधिराज कह रहे हैं कि देखिए अब पूरे देश में एफआईआर होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये मूर्खतापूर्ण व्यक्ति बात करता सकता है जो मूर्ख है, और कोई नहीं कह सकता। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि मैं दौड़ूंगा और मैं जीतूंगा और मैं रास्ते में कहूं देखना मुझे हराया जाएगा और मैं हार जाऊं, और मैं कहूं देखा मैं तो कह रहा था। ये सब मूर्ख लोग हैं, इनको तमीज नहीं। इन्होंने गोदी मीडिया का जिक्र किया। भाई साहब बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है मेरी जितनी आयु होगी इनको मीडिया का उतना अनुभव होगा। गोदी मीडिया
मैं उदाहरण देता हूं मोदी मीडिया का और ये सहमत होंगे। 2008 में सरकार गिरनी थी कांग्रेस की और राजदीप सरदेसाई के पास एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें बाकायदा उनके रिपोर्टर ने यह दिखाया था किस तरह पैसे दिए गए हैं और उस स्टिंग ऑपरेशन को राजदीप सरदेसाई ने छुपा लिया और जब उस रिपोर्टर ने यह कहा कि आपने मेरे स्टिंग को चलिए रोकना चाहूंगा सक्सेना जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आर्जिकर रेप विक्टिम की मां इस बीच वोटों से आगे चल रही है। 2763 वोटों से जो फिलहाल वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझान में बंगाल में आपको बता दें कि 159 सीटों पर बढ़त जो है लगातार बनी हुई है और 6% वोट जो है बढ़ने से 82 सीटों का फायदा यहां होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों बंगाल में भाजपा सरकार बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। भाजपा को यहां आंकड़ा जो है अपने पक्ष में मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी जो है वो आगे बढ़ी हुई है और 8000 वोटों से ममता बनर्जी जो है चौथे राउंड के बाद जो आगे बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्जिकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जहां पर एक बहुत बड़ा बवाल देश के अंदर हुआ और एक बहुत सनसनी ये मुद्दा रहा और उनकी मां को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, रेप विक्टिम की मां ने को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अभी फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज हम कह सकते हैं क्योंकि एक न्याय भी उनको मिलना था जो कि इतने लंबे समय से लंबित था। वापस आना चाहेंगे डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, कंटिन्यू करें। भाई आप मेरा स्ट्रिंग नहीं चला तो उनका इस पे जांच करा रहा हूं जी और 22 जुलाई को उस सरकार को विश्वास मत में आने के बाद जी इमीडिएट आफ्टर इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिलता है, उसके बाद इनको पद्म भूषण मिलता है। क्या ये कौन सी मीडिया है? ये कहां जाएंगे? मैं आपको बताऊं, एक दौर था, ये शायद भाई साहब को याद होगा जी, जब मनीष तिवारी पे एक आरोप लगा, उस समय आई वॉज वेरी मच विद द मीडिया। हम सारे लोग, मतलब हम सारे इंसान, सारा मीडिया जो तबका था उस चीज को लेकर के उसके पीछे लग गया। कांग्रेस ने मालूम क्या किया? उसको MIB बना दिया और वो ऐसा व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था, नालायक व्यक्ति था, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जिसने देश के बड़े बड़े चैनलों के CEO और एडिटर्स को चपरासी की कुर्सी पे बाहर घंटों वेट कराया और नहीं मिला। ये कौन सा दौर था सरकार का? ये तो भाग गए छोड़ करके, वरना एक कपड़े इनके नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके लिहाज से मैं शायद नया नया भाजपा नेता हूं, मेरी 2 दशक से ज्यादा मीडिया की उनको पता नहीं है, एक कपड़े उनके नहीं छोड़ता। आप इस तरह से नहीं कर सकते। बड़ी खबर आ रही है, फिर आऊंगा अमिताभ जी के पास भी। एक बड़ी खबर से रूबरू करा दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं, चुनावी परिणाम जिस तरह सामने आ रहे हैं, आपको बता दें आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आपको बता दें ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से फिलहाल आगे चल रही है। चौथे राउंड के बाद 8400 वोटों से ममता बनर्जी आगे बढ़त बनाए हुए है। भवानी सीट पर फिलहाल कहे कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की वो जो बात है उसको खारिज करती नजर आ रही है, जहां पर वो कहते थे कि हम जीतेंगे, हिंदू इज इक्वल टू बीजेपी। लेकिन यहां पर फिलहाल जो परिणाम है, अभी तक के परिणाम, वो ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहे हैं। 8400 वोटों से फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए। पैनल पर वापस जाना चाहूंगा, सक्सेना जी आपके पास भी आऊंगा। अमिताभ जी, अब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए, क्या लगता है कि अभी भी उम्मीद है ये परिणाम और चेंज होंगे और रिजल्ट जो होगा वो चौंकाने वाला होगा? अमिताभ जी, 100 के नीचे जा रही हैं अब, मुझे लगता है अब 200 का आंकड़ा छू लेगी भारतीय जनता पार्टी जी। और जो वो सज्जन जो बक रहे थे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, विरोध तो होगा ही, हम जो बात कहेंगे जिसके विरुद्ध जाएगी उसको विरोध होगा, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है। और जो लोग, खास करके जो लोग विषय पे जब कुछ नहीं बोल पाते, उनके पास कुछ नहीं होता, तब वो व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगते हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत आक्षेप भी, जैसा कि रोहित जी ने बताया कि सही शब्दों में हो। अगर वो अनर्गल बातें कह रहा है, अपमानजनक बातें कह रहा है, तो एंकर का काम है कि उसको उसी वक्त रोके और उसकी आवाज खत्म करे। अमिताभ जी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं किसी पार्टी का, क्योंकि क्या होता है जब साउंड, आपकी साउंड और उनकी साउंड जब साथ में आई तो वो शायद आप तक पहुंची नहीं। मैंने उनको कोशिश की, लेकिन मैं एक सेकंड, अमिताभ जी, रोहित जी, एक सेकंड सुनिए। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फांसी
किया। अब आप सोचिए, राहुल गांधी का नाम जपना मेरा काम नहीं है, मोदी जी का नाम जपना मेरा काम नहीं है। उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा, उनको बुरा लगेगा, वो कुछ बोलेंगे मैं रोकूंगा, लेकिन क्या होता है कि जब एक साथ बोलेंगे तो साउंड फ्लटर करती है और आप तक वो बात नहीं पहुंच पाई। मैंने कोशिश भी की और बीच में ब्रेकिंग आ गई तो वो बीच से हट गए। अमिताभ जी आता हूं। मैं आपको बता दूं, देखिए आप केवल अकेले ही बैठे होते हैं, आपके साथ पूरा पीसीआर होता है। मेरा 36 साल से ऊपर का अनुभव हो गया जी, लगातार हूं मैं जी। मैं अखबार में भी रहा हूँ, न्यूज एजेंसी में भी रहा हूँ, टीवी पे भी रहा हूँ और टीवी न्यूज एजेंसी में भी रहा हूँ और अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाया है और मैं 3-3, 4-4 अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ मैंने। आप सम्मानित है अमिताभ जी, आप हमारे सीनियर लगाने लगे और इस तरह की चीजें आक्षेप लगाने लगे और गलत शब्दों से, तो उनको तुरंत उनकी आवाज पीसीआर को बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो गाली गलौज करके चला जाएगा, आपका चैनल बदनाम हो जाएगा। बिल्कुल, और चैनल की जिम्मेवारी है। अशोकनीय है और मैंने कोशिश भी की, लेकिन उमाशंकर जी थोड़ा सा समय से आगे चल रहे हैं, मैं उनको क्या कहता। रोहित सक्सेना जी, हम अब मेरे हिसाब से हम डिबेट पर वापस आ जाना चाहिए। इस चीज को हम, क्योंकि मैं उनको उतना सीरियस नहीं मानता, वो पार्टी को, अपने नेता को बहुत सीरियस लेते होंगे, लेकिन हमारे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहां पर आए हैं, अमिताभ जी आए हैं, बड़े हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है। अब तो उस हिसाब से हमें मुद्दे पर आना चाहिए। उनको अब देखिए, समय जब उनको हमें ठीक नहीं लगा, हमें हटाना पड़ा और हमने हटा दिया, उसको हम अलग ही करते हैं। आप स्पष्ट, यही मैं कह रहा हूं। देखिए, आप युवा हैं, हम लोग दोनों पीसी फैटर्निटी से हैं, आप हमारे सामने युवा हैं। अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो कौन आके बताएगा? बिल्कुल, उनको आप बिल्कुल स्वतंत्र है। वो मैं हूं, वो भाई साहब हो, कोई हो, असंसदीय भाषा करता है, आप कहिए तुरंत निकलिए मेरी डिबेट से और कटवा दीजिए, उनको हटाया पता चल जाएगा। रोहित जी, उनको हटाया गया जी। और अब ये सवाल ये भी है, अब उनसे अलग हम सवाल भी मैं आपसे करूं रोहित सक्सेना जी, क्योंकि अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, मेरा सवाल ये है, साउथ इंडिया में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ रही है, यहां पर काम करना होगा, यहां पर अभी और मेहनत की जरूरत है? केरलम हो गया, केरल से केरलम हो गया, लेकिन प्रचार प्रसार भी खूब हुआ, लेकिन क्या लगता है यहां पर अभी कहां कमजोर आप रह जा रहे हैं? ग्राउंड पर आपकी कहां कमी है जिसको पूरा करना होगा? रोहित भाई जी, एक 26 का चुनाव है, एक 21 का चुनाव है और एक 16 में चुनाव हुए हैं। 16 के चुनाव में आपका वही ये प्रश्न होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत होगी कि बंगाल में सरकार बना लेगी? आज 26 में हम खड़े। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की देखिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो चुनावी चीजें नहीं करती है, वो 24/7 इसी मोड में रहती है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया, मैं कॉर्पोरेट से आया हूं, तो मुझे लगा था मैं नेता बनने जा रहा हूं। मुझे मालूम अब क्या फील आ रहा है कि मैं अवैतनिक कर्मचारी हो गया। इतना काम लेते हैं ये हम लोग। भाई साहब, आपको नेता बनने का फील नहीं देते हैं। आपसे हर चीज का डेटा चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो आपको चीजें यहाँ पता होनी चाहिए। यहाँ नेतागिरी वाली स्वतंत्रता नहीं है कि आपने गमछा डाला या वो सदरी पहनी और थाने पहुंच गए दरोगा जी। यहाँ वो वाली नेतागिरी नहीं है। आप समझिए, झालमुड़ी वाला मामला एक आया था, आपने भी देखा होगा, भाई साहब ने भी देखा होगा, ठीक? हमारे हिसाब से एक लोकल कनेक्ट था। ये क्या कर रहे थे? अरे तो झालमुड़ी का जो दुकानदार है वो तो एसपीजी कमांडो है। अच्छा, हम दूर हैं, भाई साहब दूर हैं, आप दूर हैं, लेकिन लोकल जो लोग वहां बैठे हैं उनको तो दिख रहा होगा वो कौन है। उनको क्या इनकी हैसियत लगी होगी? ये तो झुट्टे नंबर 1 है। ये व्यक्ति तो मेरे पास इतने सालों से रहता है, इसकी दुकान पे इतने सालों से यहाँ है। तो ये लोग, मैंने पहले ही बात कही, ये जनता के मुद्दे पे थे ही नहीं। ये थे चुनाव आयोग के खिलाफ, ये थे ईवीएम के खिलाफ, ये थे एसआईआर के खिलाफ, ये थे झालमुड़ी के खिलाफ, ये तो अनुराग ठाकुर ने क्या खाया क्या नहीं खाया इस पे ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा होगा। अच्छा, जनता को ये भी समझ में आ गया है कि ये लोग चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से, राज्य के हिसाब से दोस्त और दुश्मन है। वही होता है। मैंने तो सीधे बात कही ना, वो मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे थे। इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार दक्षिण से। चलिए, अब सक्सेना जी एक बड़ी खबर आ रही है, फिर वापस आपके पास आऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर है। आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:30 बजे आज उनका मुख्यालय जाने की यहाँ पर खबर सामने आ रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह बिहार इलेक्शन के दिन वो गए थे और रिजल्ट के दिन वो गए थे, और उसी तरह आज भी वो हेडक्वार्टर जो है वो जा सकते हैं। शाम 6:30 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय वो जा सकते हैं। सक्सेना जी, वापस आपके पास आऊंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए और आज कहा जा रहा है कि शाम 6:30 बजे वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। तो क्या लगता है कि वही जश्न जिस तरह बिहार के बाद हुआ तो वही कुछ इसी तरह की तैयारी आज भी है? आपको तो जानकारी होगी, पार्टी के तमाम नोटिफिकेशन आपके पास होंगे। जा सकते नहीं, आप लिखिए, इसको करेक्ट करके जाएंगे, 100% जाएंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं। यद्यपि मैं नेतागिरी में बहुत नया हूंगा, 6-7 साल ही हुए हैं मुझे, बट इन लोगों से जुड़े हुए मुझे आप मान करके चलिए 26, 27, 28 साल हो गए। ठीक। मैंने एक राजनीतिक परिवर्तन जो देखा इस पार्टी के साथ। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जाएंगे कि वो दिखाना चाहेंगे कि देखो हम जीत गए, वो इसलिए जाएंगे कि हम सब ने मेहनत करी है, हम सब आज साथ हैं। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। मैं अक्सर डिबेट्स में देखता हूं, लोग कहते हैं कि नगर निगम का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री जाते हैं, विधानसभा के हो तो जाते हैं, लोकसभा के हो तो जाने, सब में जाते हैं। मूर्ख हैं ये। मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए आप इस चैनल में हैं, ठीक, और आपके एडिटर आपसे कहें चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं ये न्यूज कवर करने, जी, एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार आज ये पत्रकार बन के मेरे साथ जा रहा है, बॉस बन के नहीं जा रहा है, तो ये पीएम का एक कार्यकर्ता के रूप में सामने आना हम जैसे नए लोगों को बहुत प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करेगा। जैसा उन्होंने एक 10 सेकंड उन्होंने इतनी बड़ी बात करी, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। स्वायत्त संस्थाएं हैं ना यहाँ, आप ले जाते, उनके सामने डेमो देते कि भाई साहब देखिए ऐसे हमने हैक कर ली, ऐसे हमने गड़बड़ी पकड़ ली। बेवकूफ है, इनका कोई इलाज नहीं। ठीक है, छोड़िए भाई साहब। अमिताभ जी वापस आपके पास आऊंगा। अमिताभ जी, अब नतीजे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको इतना अनुभव है स्टैटिस्टिक्स का और आंकड़े फिलहाल हम के बीजेपी के पक्ष में जरूर है। असम के अंदर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में ठीक होता जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अमिताभ जी, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि अब बीजेपी की बढ़त हो रही है? क्या वो मुर्शिदाबाद वाला मुद्दा है, हिंदुओं का मुद्दा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा है? पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से बहुत कुछ हुआ है, तो क्या लगता है कि वो एक बदलाव की राह है या अभी नतीजे हमें रुकना होगा, नतीजे बदल सकते हैं? आरजीकर और संदेश खाली वगैरह जो मसले थे ना, महिलाओं के अपमान का जो सिलसिला शुरू हुआ और जिस ढंग से 2021 के चुनाव के बाद महिलाओं का अपमान, बलात्कार और परिवार को भागने के लिए मजबूर किया गया ना, तब से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। महिलाएं सुरक्षा ना हो तो किसी भी शर्त पे किसी के साथ नहीं खड़ी हो सकती हैं। उसका बड़ा परिणाम है। और उसके बाद बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश में जो कांड हुआ है और जिस ढंग से वहां पे उन्होंने देखा कि बंग संस्कृति तो छिन्न भिन्न हो गई है, क्योंकि बंगाल को हमेशा बंग संस्कृति का ध्यान रखता है। पाकिस्तान से इसीलिए बांग्लादेश अलग हुआ था कि उनको लग रहा था कि बंग संस्कृति खत्म कर रहा है पाकिस्तान वहां पे। तो लेकिन वहां पे जो जिहादी तत्व थे, जिस ढंग से उन्होंने वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, पहले तो छुप छुप कर चलता था, लेकिन इस बार के वहां पे सो कॉल्ड क्रांति के नाम पे वहां पे जिस ढंग से हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की गई, उनके मंदिर तोड़ जाने लगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगे, तो पश्चिम बंगाल चूंकि सटा हुआ है, एकदम उसी का हिस्सा रहा है कभी, तो उसने समझ लिया कि भाई ये जिहादी तत्व जो है ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे हमें। जैसे ही मजबूत होते हैं ये हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया रही जिसको ममता सरकार नहीं समझ पाई, क्योंकि जिहादियों के भरोसे उसे उम्मीद थी कि हम हमेशा काबिज रहेंगे अपने जिहादी और उन गुंडों की वजह से। आपने देखा कि दोबारा रिपोल होने पे भी फाल्टा सीट जो है उसको फिर से कैंसिल करना पड़ा कि अब दोबारा मई में होगा। उसका कारण क्या था कि वहां के सरकारी कर्मचारी और टीएमसी के जो पदाधिकारी थे, इतनी सुरक्षा के बावजूद अंदर घुस के वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहे थे, जब मर्जी कैमरा बंद कर रहे थे। तो आप समझिए कितना प्रभाव अभी भी है उनका, वहां बहुत भयानक स्थिति है। मैं इन बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है भाई। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कुमार जी। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल नतीजे सामने आ रहे हैं और इन नतीजों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जश्न का माहौल दिख रहा है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन शाम तक क्लियर होगा कि किसके सिर जीत का सेहरा सजता है और किसको एक बार फिर जाना पड़ेगा लोगों के बीच। तो फिलहाल सत्ता का रण लगातार बरकरार है। केरलम से लेकर तमिलनाडु से लेकर
असम से लेकर पश्चिम बंगाल हो या पुडुचेरी हो, नतीजे सामने आ रहे हैं। तमाम सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। प्रचार प्रसार किया गया पार्टियों की तरफ से और आज वो दिन है जब नतीजे सामने आएंगे। पता चलेगा किसकी मेहनत रंग लाती है, किसके सिर जीत का सहरा सजता है और किसको एक बार फिर जनता के बीच पहुंचना होगा और जनता के कार्य करने होंगे। किसको जनता ने इस बार चुना है ये शाम तक क्लियर होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से आंकड़े अभी जो बता रहे हैं तमिलनाडु में, अगर आप देखें टीवी के जो है एक बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। शुरुआती जो सारे रुझान है उसमें टीवी के अभी हालांकि अब पीछे हो गया, लेकिन AIADMK 108 पर अभी नजर आ रही है। और इसी तरह से अब आप बात करेंगे केरलम की 140 से 140 सीटों के रुझान सामने है, जहां पर LDF आप देखिए 42 है, UDF प्लस यहां पर देखिए गठबंधन 93 पर है। और इसी के साथ साथ ये आंकड़े अब आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी 2 सीट पर केरल में नजर आ रही, तो अन्य के खाते में 3 सीटें अभी तक जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह तमिलनाडु में DMK 42 पर, AIADMK गठबंधन के साथ जो है वो यहां पर अभी फिलहाल बढ़त में है, नजर आ रही है अभी तक आंकड़ों में। हालांकि आंकड़े चेंज होंगे, 108 पर वो नजर आ रही है, टीवी के 65 पर, INC 5 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहां पर 5 सीटों पर है, तो अन्य के खाते में यहां पर जो है वो 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल सोचने वाली बात है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हेमंता के मंत्री अपनी सीट से फिलहाल आगे चल रही हैं। कैबिनेट में मंत्री अभी फिलहाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। असम में हेमंता शर्मा के मंत्री अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बंगाल में बीजेपी की आंधी नजर आ रही है। आंकड़े जो है वो बीजेपी के यहां पर बने हुए 170 से अधिक सीटों पर आगे बने हुए हैं। 15 साल बाद TMC के हार के संकेत जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ असम में हेमंता के मंत्री अपनी सीट पर आगे हैं।